सो गाइज अब हम लोग समझते हैं कन्वेक्शन को। देखो, कन्वेक्शन बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे आपने कंडक्शन समझा था, कंडक्शन में आपने क्या समझा था? कंडक्शन में आपने समझा था कि अगर एक कंडक्टर रहता है, एक रड रहता है, अगर इसके इस पार्ट को हीट करते हैं तो इस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है। यहाँ ये समझा था आपने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मीन्स पार्टिकल का ट्रांसफ़र होगा। पार्टिकल का ट्रांसफ़र कैसे होगा तो समझते हैं। जैसे देख लो, कन्वेक्शन को समझने के लिए एक हम लोग के घर में जो रोज़ यूज़ होता है वो चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है। ये अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेनर में मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी खाली कंटेनर में नहीं हो रहा है। ये हीट एनर्जी एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इसमें हम हीट एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें हीट एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे तो आप सबको पता है जो कंटेनर है ये बेसिकली किसका होगा? ये बेसिकली एक कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो यहाँ पे कंडक्शन हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे कंडक्शन हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि एक तो मेटल बॉडी है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कंडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। इस पूरे मेटल के कंटेनर में, ये जो कंटेनर का परत है उस पर क्या हो रहा होगा? कंडक्शन हो रहा होगा, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, इसमें जो पानी है वो क्या है? फ्री मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो मूव कर सकता है। यहाँ पे भले ही इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बंधा हुआ रहता है तो वहाँ मूव करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजी टू मूव है, मतलब कहीं भी वो मूव कर सकते हैं क्योंकि वो तो फ्लूइड है। तो होगा क्या कि यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो नीचे में होंगे, देखो जो नीचे में होंगे, ऑब्वियस सा बात है सबसे पहले ये हीट होंगे। तो ये अगर सबसे पहले हीट होते हैं तो यहाँ बन जाता है हायर टेम्परेचर, ठीक है। नीचे के मॉलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर पे आ गए और ऊपर का मॉलिक्यूल अभी भी एज इट इज़ लो टेम्परेचर पे है। और हम सबको पता है हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है? हीट ट्रांसफ़र करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जबकि वहाँ पे कंडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन थे वहाँ भी हायर टेम्परेचर बनता था। देखो यहाँ भी हायर टेम्परेचर बनता था, ये लोअर टेम्परेचर रहता था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो एटम के साथ बंधा हुआ है। लेकिन यहाँ वैसा कोई सीन नहीं है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये आ गया हायर टेम्परेचर में, ये रह जाएगा लोअर टेम्परेचर में। अब जबकि ये मॉलिक्यूल्स ईजी टू मूव है कि कहीं भी ये मूव कर सकता है, तो ये हायर टेम्परेचर पे है तो ये इधर भागेगा, किधर भागेगा? लोअर की तरफ। ये हायर है, किधर भागेगा? लोअर की तरफ। तो जैसे ये लोअर की तरफ भागेगा, अब लोअर वाला जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आएगा। लोअर वाला मॉलिक्यूल किधर आने लगेगा? नीचे की तरफ आने लगेगा। और यहाँ पे एक साइकिल तैयार हो जाएगा। हायर वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और लोअर वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएगा। मीन्स गर्म मॉलिक्यूल जो रहेगा ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा। और ऐसा आप लोग जब ठंड के समय में पानी गर्म करते हैं और पानी को अगर आप ध्यान से देखें, अगर पानी कोई चूल्हे पे या गैस पे गर्म हो रहा है और उसको आप ध्यान से देखें तो आपको उसमें एक छोटा सा पतला पतला वेव देखने को मिलेगा। और वो वेव ही होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऊपर और नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपको एक बुलबुला देखने को मिलता है। और बुलबुला का फॉर्मेशन भी केवल इसी साइकिल्स के वजह से होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। तो होप कि आपको कन्वेक्शन समझ में आ रहा होगा। कन्वेक्शन का ये डायग्राम से ही आपको समझ में आ गया कि सर कन्वेक्शन में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे बॉडली मूवमेंट होगा। यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? बॉडली मूवमेंट मीन्स पार्टिकल का मूवमेंट होगा। जैसे कि कंडक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता था, लेकिन सर यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट होगा। साफ साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स फ्री टू मूव हैं। तो देखो कन्वेक्शन होता क्या है? कन्वेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विथ बॉडली, यानी कि बॉडी का जो पार्टिकल्स है उसके मूवमेंट के साथ, विथ बॉडली यानी कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके जैसे कि वहाँ का डेफिनेशन में विदाउट बॉडली था और यहाँ पे क्या है? विथ बॉडली है, ठीक है। अब सुनो, कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन और एक होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। अब सर ये फ्री और फोर्स क्या है? तो देखो, फ्री कन्वेक्शन का मतलब होता है ऐसा कन्वेक्शन जो खुद व खुद हो रहा है, ठीक है। ऐसा सोचो, ऐसा कन्वेक्शन जो खुद व खुद हो रहा है। और कन्वेक्शन का मतलब जनरली ये मत सोच लेना कि केवल लिक्विड के लिए ही कन्वेक्शन है, नहीं, गैस में भी कन्वेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा
तेज बनने की ज़रूरत नहीं है कि केवल लिक्विड में ही कन्वेक्शन होता है। हाँ, मैक्सिमम केस में, लिक्विड के केस में कन्वेक्शन को देखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन गैस में भी कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन साइकिल गैस में भी बनता है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो तरह के कन्वेक्शन होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्री कन्वेक्शन और एक होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। अब सर ये इसमें डिफरेंस ये है कि जो फ्री कन्वेक्शन होता है वो खुद ब खुद होता है और जो फोर्स कन्वेक्शन होता है उसको हम लोग ज़बरदस्ती कराते हैं। अब समझो कैसे सर। तो देखो, अगर एक रूम है, ठीक है, ये रूम है हमारा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रूम चारों तरफ से बंद हो गया, ठीक है, ये चारों तरफ से बंद हो गया। अब ना यहाँ का एयर बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई एयर अंदर आ सकता है। तो अब ये रूम बंद हो चुका है। अब बंद होने के बाद इस रूम में खुद ब खुद गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी कैसे बढ़ रहा है? पार्टिकल से गर्मी निकल रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे बॉडी से गर्मी निकल रहा है। तो ये एक खुद ब खुद जेन्युइन जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। और यही अगर मान लो मैं इस रूम में जो भी हीट हो रहा है, इस हीट को मैं ज़बरदस्ती वेंटिलेशन लगा करके घर के बाहर फेंकने लगूं, तो इससे क्या होगा कि बाहर के इन्वायरमेंट में हीट ज़बरदस्ती ऐड किया जा रहा है। तो उस तरह की चीज़ को हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या करते हैं? हीट को ज़बरदस्ती ऐड किया जाता है और फ्री कन्वेक्शन में हीट खुद ब खुद बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझते हैं फ्री कन्वेक्शन क्या है। देखो, द कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन अ फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पे ये मत सोचना कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड है। यहाँ पे फ्लूइड वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे एयर का टर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो कन्वेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन। मैंने क्या बोला था कि रूम बंद है। रूम बंद है मतलब यहाँ पे जो भी एयर है वो कैसे स्टेट में है? वो कैसे स्टेट में है? रेस्ट के स्टेट में है। तो जब भी कोई एयर या कोई लिक्विड किसके स्टेट में रहे? रेस्ट के स्टेट में रहे और वहाँ पे आपको कन्वेक्शन देखने को मिले, तो उस तरह के कन्वेक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्री कन्वेक्शन कहते हैं। देखो, द स्टिल एयर इन क्लोज रूम है ना, एग्जाम्पल में कि एक ठहरा हुआ एयर है किसमें? क्लोज रूम में। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड जो होता है क्या होता है? विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू इक्वेटर, है ना। ट्रेड विंड में भी यही होता है, वहाँ पे खुद ब खुद, मतलब जो विंड ब्लो करते हैं ना वो खुद ब खुद करते हैं, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाता है। जैसे मानसून आता है, तो मानसून भी क्यों आता है? हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो ये खुद ब खुद होता है, ये स्टील्स एयर के वजह से ही होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब यही देखें फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। फोर्स कन्वेक्शन का मतलब द कन्वेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एन एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टेडी स्टीम ऑफ अ फ्लूइड विच पासेस थ्रू अ प्रेजेंट फ्लूइड। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, पूरा ऐसा कन्वेक्शन जो टेक्स प्लेस होगा किसके अंदर? एक्सटर्नली कंट्रोल्ड स्टीडी स्ट्रीम। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग? बाहर से इसको कंट्रोल करेंगे और किस में भेज देंगे? जो भी प्रेजेंट फ्लूइड रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? इसको पास करा देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो रूम है, इस रूम में से मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टीडी स्ट्रीम को, मतलब जो फ्लूइड है उसको मैं बाहर की तरफ, प्रेजेंट फ्लूइड जो बाहर में प्रेजेंट फ्लूइड है उसको उसमें भेज दे रहा हूँ। तो उस तरह को हम कहेंगे फोर्स कन्वेक्शन, मतलब ज़बरदस्ती हमने करवाया उसको। देखो एग्जाम्पल में वेंटिलेटेड कूलिंग ऑफ रूम। रूम को हम लोग कूल करते हैं यूजिंग एग्जॉस्ट फैन विथ फैन एट विंडो। विंडो में हम लोग क्या लगा देते हैं? एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं ताकि रूम का जो गर्म हीट है वो कहाँ मिल जाए? बाहर। तो जो रूम का हीट था वो एक तरह का स्टीडी स्टीम था और स्टीडी स्टीम को हम कहाँ फेंक दे रहे हैं? बाहर का जो प्रेजेंट फ्लूइड है उसमें हम फेंक दे रहे हैं। ओके, तो फोर्स कन्वेक्शन ये है। अब आते हैं बात किस पे भैया? एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन पे। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में सबसे पहले आपने देखा रूम वेंटिलेशन। ओके सर, रूम वेंटिलेशन क्लियर है। उसके बाद आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड भी क्लियर है, ये दोनों फ्री कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज। अब भैया ये फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है? बहुत बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज रहता है कि सर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में कंफ्यूजन है। बचपन में सबको पढ़ाया जाता है लेकिन कंफ्यूजन रहता है। तो देखते हैं ये क्या है। देखो, अगर सी ब्रिज की बात करें तो सी ब्रिज कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा चीज़ है। और लैंड ब्रिज की बात करें तो लैंड ब्रिज भी बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो बस एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो सी ब्रिज होता है, ये सी ब्रिज होता है इन डे टाइम, ये दिन के समय में होगा। और जो लैंड ब्रिज होता है ये कब होगा? इन नाइट टाइम। ये कब के समय में होगा? नाइट के समय में होगा। ठीक है, बस ये याद रख लो, बाकी कहानी प्लेन है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से मैं यहाँ पे ये धरती माता को बना देता हूँ। ये है हमारा लैंड, ठीक है, ये है हमारे धरती। और यहाँ पे भी मैं ऐसे एक धरती माता बना लेता हूँ। ये है अपना लैंड, ये धरती, ठीक है। अब यहाँ पे समुद्र देवता को बना लेते हैं। ये है हमारे समुद्र देवता, ठीक है, ये है हमारे समुद्र देवता। और यहाँ पे भी हम कुछ समुद्र देवता को ऐसे बना लेते हैं।
ठीक है, ये है अपना सी। अब होता क्या है, ये कहानी क्या है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या फ़र्क है। तो देखो, सी ब्रिज में क्या होता है, दिन के समय में ये होता है। तो दिन के समय में ये जो हमारी धरती माता है ये बहुत जल्दी जल्दी गर्म होती है, इनके अंदर टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी हाई होता है। ठीक है, ये नहीं कि इसका टेम्परेचर हाई है, गर्म दोनों होता है, लेकिन जल्दी कौन गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है लैंड। अब जल्दी गर्म होने से यहाँ पे जो प्रेशर आ जाता है ये लो प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि सूखा हवा है, तो सूखा हवा होने की वजह से लो प्रेशर। अब ये वाला जो पार्ट है ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यहाँ लो टेम्परेचर है, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो धीरे धीरे गर्म होने की वजह से ह्यूमिडिटी यहाँ बढ़ जाता है, मीन्स यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर। और हम सबको पता है कि जो एयर का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो यहाँ जो एयर का फ्लो होगा कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि सी से हवा जा रहा है लैंड की तरफ, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रिज। अब देखो लैंड ब्रिज में क्या होता है कि लैंड ब्रिज में अगर देखा जाए तो इन नाइट टाइम, नाइट के समय में, रात के समय में ये जो लैंड है, ये लैंड जो है उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी लो होने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोनों का टेम्परेचर लो होता है, लेकिन इसके अंदर देखो फ्री मॉलिक्यूल्स है। तो ये बेचारा जो है ना समुद्र देवता, इनके अंदर फ्री मॉलिक्यूल्स है, तो ये गर्म भी बहुत देर से होते हैं और ठंड भी बहुत देर से होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फ्री मॉलिक्यूल्स है। फ्री मॉलिक्यूल्स मीन्स ये इनके अंदर वाटर है, तो वाटर जल्दी गर्म भी होता है, मतलब टाइम लेता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी जल्दी लो होने लगेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट से लो होगा, इसीलिए यहाँ पे इनके कंपैरिजन में ये वाला टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ये वाला टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब अगर ये हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा हाई प्रेशर, और अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ पे फ्लो कैसे होगा, ऐसे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे लैंड ब्रिज और इस चीज़ को हम कहेंगे सी ब्रिज। अच्छा, इसके बाद आपने एक एग्जांपल देख रहे होंगे यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है कि गैस फील्ड कॉइल लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में 10 रुपये में एक इलेक्ट्रिक लैम्प अभी भी आता है, ठीक है, फिलिप्स वगैरह का बॉल आता है पीला कलर का। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक गैस भरा रहता है, आप सबको पता होगा आर्गन गैस रहता है ना। तो वो जो गैस होता है वो गैस क्यों भरा जाता है, गैस इसीलिए भरा जाता है ताकि जो कन्वेक्शन करंट बन रहा है, आप सोचोगे कन्वेक्शन करंट क्या है सर, तो देखो कन्वेक्शन करंट का मतलब कि जो बाहर का एयर है उसके वजह से अंदर के एयर, बाहर का एयर और अंदर के एयर में दोनों में प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए उनके अंदर गैस भरा जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं भरा जाएगा तो होगा क्या कि वो जो हमारा बल्ब है तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वो जो कन्वेक्शन करंट होता है, मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जो होता है, उन दोनों को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर गैस भरा जाता है। अच्छा, उसके बाद है कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है, कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी अगर रहे तो उस गाड़ी के आगे आपको इस तरह का, मान लो एक गाड़ी है तो यहाँ पे 2 बल्ब ऐसे लगा हुआ है, हेडलाइट रहता है, और बीच में कुछ इस तरह का ऐसे रहता है ना, और यहाँ पे ऐसे जाली जैसा कुछ बना रहता है। कभी आपने सोचा कि ये जाली जैसा क्या है भाई, तो ये जो जाली जैसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडी वाटर। रेडी वाटर में क्या होता है कि देखो, रेडी वाटर में क्या होता है कि ऊपर से उसमें उसके अंदर पानी डाला जाता है, और वो पानी क्या करता है कि यहाँ पे एक फ़ैन लगा रहता है। इस कभी भी आपने देखा होगा गाड़ी को खुलते हुए, तो यहाँ पे एक इस तरह का ऐसे फ़ैन लगा रहता है, और ये फ़ैन क्या करता है, रोटेट होता है, और यहाँ पे पानी भी डाला जाता है, ऊपर में ऐसे पानी डाला जाता है। तो ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन रोटेट होने से क्या होता है, ये उल्टा रोटेट होता है। उल्टा रोटेट होने से क्या होता है, हवा पीछे की तरफ मारता है, और पीछे की तरफ हवा मारने से जो इसके पीछे जो भी इंजन वगैरह लगा हुआ है वो क्या होता है, कूल होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कन्वेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर का हवा को अंदर भेज रहे हैं, मीन्स कोल्ड एयर को हम लोग किधर भेज रहे हैं, हॉट एयर की तरफ, ताकि हमारा जो भी डिवाइस है, जो भी इंजन अंदर लगा हुआ है वो ख़राब ना हो गर्मी की वजह से, वो ठीक रहे। ठीक है, मोबिल वगैरह ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि हीट होगा मोबिल जलने लगेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें अंदर फ़ैन लगाया जाता है और उसके अंदर कूलेंट भी डाला जाता है। और कूलेंट डालने से फ़ायदा क्या होता है, कूलेंट एक तरह का लिक्विड होता है ग्रीन कलर का, है ना, उसके अंदर डिस्टिल वाटर भी डाला जाता है। उसको डालने से फ़ायदा क्या होता है कि वो पानी जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, तो कूलिंग इफेक्ट देने से वो जल्दी ठंडा होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कूलेंट को कहाँ उड़ाया जाता है क्या, नहीं, कूलेंट को कैसे डाला जाता है, इस तरीके के जो भी इंजन्स होते हैं ना, इंजन्स के अंदर पाइप रहता है, इस तरीके का ऐसे पाइप रहता है, उन पाइप्स के अंदर क्या किया जाता है, कूलेंट को दौड़ाया जाता है और इसके बाहर से एयर को दिया जाता है, जिससे क्या होता है कूलेंट एयर को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी जल्दी इस पूरे कंडक्टर को ठंडा करता है। ठीक है, तो ये होता है कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल, और यही है आपका क्या, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। तो होप गाइस कि आपको एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे
किस पे मूव करेंगे, रेडिएशन पे मूव करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रेडिएशन क्या होता है और रेडिएशन के एप्लीकेशंस को समझते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग मूव करते हैं रेडिएशन की तरफ। सो गाइज अब हम लोग देखते हैं रेडिएशन को। देखो रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन से दोनों से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है देखो थोड़ा समझो। इसमें क्या होता है ना कि कन्वेक्शन में आपको मीडियम का ज़रूरत पड़ा और कंडक्शन में भी आपको मीडियम का ज़रूरत पड़ा। कंडक्शन में सॉलिड दिख रहा था, कन्वेक्शन में लिक्विड दिख रहा था, गैस दिख रहा था। लेकिन जो रेडिएशन होता है इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ये सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिएशन है ये एक वेव के फॉर्म में चलता है। अब सर ये जो वेव होता है ये कैसा वेव होता है? क्या ये साउंड वेव होता है? क्या ये लाइट वेव होता है? नहीं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसके अंदर बहुत सारे वेव आते हैं, जैसे गामा रे आता है, एक्स रे आता है, यूवी रे आता है, इंफ्रा रे आता है, विजिबल रे आता है, बहुत सारे रेज आते हैं, है ना। अब ये बहुत सारे रेज नहीं है, ये मोटा मोटी समझो कि 6 या 7 रेज़ हैं, ठीक है। वो मैं भी बता दूंगा कि कितने रेज़ हैं और किन के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन चलता है। जैसे इसका एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको आपके लाइफ में बताता हूँ। जैसे ठंड के टाइम में कहीं पे भी आग लगा हुआ रहता है, आग जल रहा होता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपने ऐसा हाथ को लेके जाके ऐसे वो हीट एनर्जी को ले रहे होते हैं। तो क्या वो हीट एनर्जी, उसके बीच में कोई भी मीडियम है? नहीं है। क्या वो हीट एनर्जी कैसे आ रहा है अपने पास? क्या वो कंडक्शन से आ रहा है? क्या वो कन्वेक्शन से आ रहा है? नहीं, वो किससे आ रहा है? रेडिएशन से आ रहा है। हम लोग ठंड के समय में धूप में जाके खड़े हो जाते हैं। अब धूप पे जो हमको हीट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है हमको? वो हमको सन से मिल रहा है। अब सन से जो हीट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो क्या कन्वेक्शन से आ रहा है? नहीं। क्या वो कंडक्शन से आ रहा है? नहीं। वो कैसे आ रहा है? रेडिएशन से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कन्वेक्शन और कंडक्शन को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है, लेकिन रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता है। अब तुम बोलोगे सर क्यों? कन्वेक्शन से नहीं आ सकता है? सन से जो भी लाइट आ रहा है वो क्या वो कन्वेक्शन से नहीं आ सकता है? तो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मीडियम चाहिए, और सन और अर्थ बहुत दूर है, इसके बीच में बहुत सारे मीडियम्स आते हैं जो हम जो मीडियम सोच रहे हैं उसको उससे काफ़ी परे होते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए कन्वेक्शन और कंडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रेडिएशन से आता है। अब रेडिएशन को मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो देखिए रेडिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको बढ़ा कर लिख सकते हो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इन अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में चलेगा? ट्रांसफर ऑफ हीट होगा किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और विदाउट इन्वर्टिंग मीडियम, मतलब मीडियम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या क्या है। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, मैग्नेटिक वेव की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं सिखाता हूँ। GXUVIMR, इसको याद कर लो। GXUVIMR 7 होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितने होते हैं? 7। इसको याद कर लें, GXUVIMR। G से क्या होता है अगर देखा जाए तो G से क्या होता है? G से होता है गामा रे। कौन सा रे होता है? गामा रे, ठीक है। X से क्या होता है? X से होता है एक्स रे। U से क्या होता है? U से होता है अल्ट्रा वॉयलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे को यूवी रे भी कहते हैं। और V से क्या होता है? V से होता है विजिबल रे। I से क्या होता है? I से होता है इंफ्रा रे, इंफ्रारेड रे। M से क्या होता है? M से होता है माइक्रोवेव। और R से क्या होता है? R से होता है रेडियो वेव। हाँ, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हो ना, ये सारे वेव्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा वेव कौन होता है? सबसे छोटा वेव होता है गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रे, उसके बाद विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रा रे, उसके बाद माइक्रो, और उसके बाद रेडियो। रेडियो सबसे बड़ा है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये जो विजिबल रे है ना, विजिबल रे मतलब ये एक ऐसा रे है, इसमें से आपको कोई भी रे नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। और हमारे सन से सारा कुछ आता है, ये सातों के सातों आते हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे को देख पाए तो हमको अपना प्लानेट या आपको ये जो हमारा स्काई दिखता है वो अजीब तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो हमको केवल क्या दिखता है? हमको विजिबल रे दिखता है। अब ये जो विजिबल रे होता है इसके अंदर 7 कलर्स आते हैं। मीन्स विजिबल रे के अंदर एक वाइट कलर आता है और वाइट कलर के अंदर 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन सा? जो कि होता है विबग्योर, आपको पता होगा, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, है ना। वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा, ये विबग्योर होता है। ये जो विबग्योर होता है, अगर इसमें देखें
तो इसमें अगर इधर से इधर बढ़े तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ का। और जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है उसका मिनिमम डेविएशन होता है। क्या होता है इसका? मिनिमम डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि ये अपने पाथ से बहुत ही कम भटकता है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने पाथ से बहुत कम भटकता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। अच्छा, इसके बाद हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन को। देखो, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन की अगर बात करें तो रेडिएशन क्या है? ऑब्वियसली बात है, वेव के फॉर्म में चलने वाला हीट, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो देखो, जो रेडिएशन है उसका एप्लीकेशन कैसे समझते हैं? आप लोगों को बोला जाता होगा कि गर्मी के समय में ऐसा ब्लैक कलर का शर्ट नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि गर्मी के समय में क्या करता है, वो जो ब्लैक कलर का शर्ट होता है वो हीट एब्जॉर्बेंट होता है, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर का शर्ट ना पहना करो, है ना। तो बोला जाता है कि वाइट और लाइट कलर का क्लोथ पहनना चाहिए हमको, किसमें? समर के समय में। वही चीज़ लिखा हुआ है, वाइट और लाइट कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड इन समर, है ना, वी आर टू प्रेफर्ड इन समर। अच्छा, दूसरा, हीट रेडिएटर्स इन कार एंड मशीन्स आर पेंटेड ब्लैक। आपने देखा होगा कि जो भी ज़्यादातर मशीन्स होते हैं या फिर जो भी कार वगैरह होता है उसमें जो मशीन्स होते हैं उसके मशीन्स को ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है ब्लैक कलर से? क्यों? उसके पास कोई अदर कलर नहीं था, ब्लैक ही क्यों? ब्लैक कलर से इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर होता है हीट एब्जॉर्बर। क्या होता है? हीट एब्जॉर्बर। तो आप सोच रहे होगे सर ब्लैक कलर से पेंट करने से हीट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो सोचो, मशीन के अंदर में जो भी हीट बन रहा है अगर बाहर ब्लैक कलर से पेंट कर दे तो अंदर के हीट को वो बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अगर वो एक बार बाहर की तरफ सरफेस पे खींच दिया हीट को तो फिर वो इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, है ना। तो ब्लैक कलर इसलिए पेंट किया जाता है कि वो अंदर के हीट को बाहर निकाले, ये नहीं कि बाहर का हीट को अंदर डाले, है ना। तो अंदर के हीट को बाहर निकाले इसलिए ब्लैक कलर के पेंट किए जाते हैं। किसके अंदर? कार और मशीन्स के अंदर। आपके पास अगर बाइक होगा तो बाइक में भी मशीन ब्लैक कलर का ही होगा, ठीक है, आप देख लेना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एरोप्लेन और शिप जो होते हैं वो उसको वाइट कलर से पेंट किया जाता है। कभी आपने देखा है क्या कि एरोप्लेन ब्लैक कलर का है? नहीं। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन जो होता है वो सन के काफ़ी करीब, मतलब सन बोल रहा हूँ मैं, वो स्काई में होता है। स्काई में होता है तो जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है, ठीक है। और वो सनलाइट को अगर ब्लैक कलर कर दिया जाए तो वो सारे सनलाइट्स को ट्रैप करेगा बहुत ज़्यादा, और अगर वो ट्रैप करेगा तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, है ना। इसीलिए एरोप्लेन और शिप्स को क्या किया जाता है? वाइट कलर का पेंट किया जाता है। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, स्पेस क्राफ्ट समझते हो ना, जो लड़ाकू विमान होते हैं, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस में जाने वाले जो क्राफ्ट होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसरो ने लॉन्च किया, तो स्पेस क्राफ्ट भी बेसिकली कैसा कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। जो लड़ाकू विमान होते हैं वो भी कैसे कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, या फिर वो पॉलिश होते हैं। पॉलिश क्यों होते हैं? सेम वही चीज़ कि रिफ्लेक्शन हो लाइट का, लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो, लाइट का क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। वाइट कलर यूज़ करोगे, स्पेस पॉलिश कलर यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी बर्तन का यूज़ होता है वो बर्तन के नीचे वाले सरफेस पे क्या रहता है? वो ब्लैक कलर का रहता है ना। बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड ऑफ ब्लैक, वो ब्लैक कलर का रहता है क्योंकि ब्लैक कलर होने से क्या होता है? वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनएक्टिवेशन ऑफ HIV। जो HIV एड्स होता है उसको किससे इनएक्टिव किया जाता है? उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही इनएक्टिव किया जाता है। उसके अंदर गामा या एक्सरे पास करा करके उसको क्या किया जाता है? सुखा दिया जाता है, उसके हीट से उसको सुखा दिया जाता है ना। आपके आँख में जो कैटरेक्ट होता है ना, मोतियाबिंद का भी इलाज इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। कैंसर वगैरह का भी इलाज जनरली इसी तरीके से किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो भी वायरस होते हैं उनको क्या किया जाता है? वेव से सुखा दिया जाता है, और वो वेव के हीट से सूख जाते हैं। इसीलिए जब भी ऑपरेशन होता है इन सारे चीज़ों का, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चाहे कि HIV का ऑपरेशन हो, तो इंसान को कम से कम 6 महीने या 1 साल का दवा दिया जाता है खाने के लिए। क्यों खाने के लिए दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो वेव गया है, जो हीट उसके अंदर गया है, वो किसी न किसी फॉर्म में निकलना चाहिए बाहर। अगर वो बाहर नहीं निकला, वो हीट उनके बॉडी में रह ही गया तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो वेव्स को बाहर निकालने के लिए, वो हीट को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? उनको मेडिसिन दिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि युवराज सिंह ने जब अपना कैंसर का इलाज कराया था तो उनका बाल झड़ गया था। बाल क्यों झड़ गया था? क्योंकि वहाँ पर उनका इलाज कैसे हुआ था? वेव से हुआ था। किस वेव से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इसमें से कोई सा भी वेव पास कराया गया होगा जो सूटेबल रहा होगा, साइंटिस्ट लोग या जो भी डॉक्टर्स लोग होंगे उनके लिए जो भी सूटेबल रहा होगा वो पास कराया गया होगा।
तो उनके हिट से उसका बाल क्या हो गया था, झड़ गया था। और उसको भी एक प्रॉपर मेडिसिन गाइड दिया गया होगा। अगर लोग नहीं खाते, लोग सोचते हैं ऑपरेशन कर लिए, ऑपरेशन करने के बाद मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खाते हैं और नहीं खाने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको रेडिएशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं कि भैया अपने आगे के पार्ट में क्या है। तो चलिए मूव करते हैं आगे के पार्ट में। उससे पहले ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट। सो गाइज अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन के बारे में। देखो, किसी भी बॉडी पे हीट होने से 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, है ना। एक होता है लेंथ के बेसिस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और उसका कोफिशिएंट का वैल्यू आता है अल्फ़ा। एक होता है जो कि एरिया के बेसिस पे होता है, जिसको हम कहते हैं एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, और एक होता है जो पूरे वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, जो कि गामा होता है। तो 3 वैल्यू होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा होता है लीनियर एक्सपेंशन, बीटा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि सरफेस एक्सपेंशन, और गामा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब एक हो रहा है लेंथ के लिए, दूसरा हो रहा है एरिया के लिए, और तीसरा हो रहा है वॉल्यूम के लिए। मतलब मज़ेदार बात यह है कि एक है 1 डायमेंशन, दूसरा है 2 डायमेंशन और तीसरा है 3 डायमेंशन। देखो, ये है 1 डायमेंशन एक बार में, एक लेंथ की बात है, और इसमें 2 डायमेंशन, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 डायमेंशन, और इसमें देखो 3 डायमेंशन आ जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, 3 डायमेंशन आ जा रहा है। ठीक है, तो एक है तो है अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अब इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका जो वैल्यू आता है वो क्या होता है। देखो गाइज, इसका डेरिवेशन करने से पहले हमको कुछ बेसिक समझना होगा। बेसिक क्या समझना होगा? देखो, ये L0 मतलब क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ होता है। मतलब रड एक्चुअली में इतना बड़ा था, ठीक है। टेम्परेचर, ये जो L0 का मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल ओरिजिनल लेंथ इसका क्या है, L0 है। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो LT टेम्परेचर पे ये एक्सपेंड कर गया, और ये वाला जो एक्सपेंशन है ना, ये बहुत छोटा होता है, लेकिन हम डेरिवेशन को समझाने के लिए इसको इतना बड़ा दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा होता है, इतना कि आपको दिखेगा तक नहीं, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे के जो जैसे पोल होता है ना, पोल जो भी 2 पोल को ऐसे जोड़ा जाता है, रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ा जाता है ना, तो उनके बीच में एक गैप रहता है। गैप इसलिए रहता है क्योंकि गर्मी के समय में वो क्या करता है, उसके ऊपर हीट के होने की वजह से गर्मी के समय में या फिर जब चक्का उसके ऊपर पार होता है तो एक्सेस फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन आता है। तो अगर वो गैप ऐसे नहीं दिया जाए तो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वो ऐसे अगर चिपका हुआ रहेगा और एक्सपेंशन होगा तो ऐसे बेंड कर जाएगा। इसलिए इसे गैप दिया जाता है ताकि एक्सपेंशन हो तो मेंटेन हो जाए। समझ रहे बात को? तो एक्सपेंशन बहुत छोटा होता है। सोचो, उतना लंबा पटरी में थोड़ा सा गैप दिया रहता है, तो एक्सपेंशन बहुत छोटा होता है। लेकिन डेरिवेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सपेंशन बड़ा दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये L0 जो है ये है ओरिजिनल लेंथ, और LT जो है ये T टेम्परेचर देने के बाद का है, और ये है इंक्रीज इन लेंथ। तो ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया है? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व किया गया है कि भैया प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो चेंज इन लेंथ होगा इसके अंदर, मतलब LT माइनस L0, यानी कि चेंज इन लेंथ जो होगा वो पहले बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके ओरिजिनल लेंथ के। इसको बना लेंगे पहला इक्वेशन। और दूसरा, यही चेंज इन लेंथ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर था T डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया T माइनस 0। अगर मान लो इनिशियल फाइनल में T1 T2 से दिखाता तो T1 T2 से दिखाता तो ये हो जाता T2 और ये हो जाता T1, है ना। जैसे मान लो बोलता कि भैया इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 में से 20 घटाते। लेकिन अगर ऐसा बोलता है कि भैया इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 में से 0 घटाते। तो हम अभी 0 वाला केस लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ T माइनस 0 लिखा। ओके, ये बन गया इक्वेशन 2। अब मान लो अगर हम इसमें ऐसे करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का इक्वेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT माइनस L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 है, और यहाँ पे है T माइनस 0। अब देखो, ये इसको देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई होगा। देखो, LT माइनस L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू T। अब देखो, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो फिजिक्स में सबको पता है कि एक पाप आता है। क्या आता है भैया? एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा? LT में से L0 को अगर
एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आएगा जिसको हम कहेंगे अल्फ़ा, एल नॉट इंटू टी, और ये वाला जो चीज़ है ये है अल्फ़ा, ठीक है। और ये अल्फ़ा ही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही होता है क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके। अब ये जो अल्फ़ा है इसको अगर इस वैल्यू को इधर अगर भेज दिया जाए तो इस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये एल नॉट इधर भेज दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस एल नॉट, और ये यहाँ हो जाएगा एल नॉट इंटू टी, ठीक है। ये अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू एल टी को मैं लिख सकता हूँ एल टू माइनस एल वन, है ना। फाइनल टेम्परेचर पे L2 और इनिशियल टेम्परेचर पे L1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा L1, और यहाँ T के जगह मैं लिख दूंगा T2 माइनस T1, है ना, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। मैंने शुरू में ही बोला था ना, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई इनिशियल लेंथ अलग लेंथ पे बात करें और अलग अलग टेम्परेचर पे बात करें तो फार्मूला ये भी लग सकता है, ठीक है। तो 2 फार्मूला आया, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। इसमें भी वही सेम चीज़, सेम पाप क्या है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है भैया। क्या ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व डैट। इसमें भी क्या किया गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया गया है, ये देखो, ये इसका एरिया है, एक्सपेंड होने के बाद एरिया इतना बड़ा हो गया, ठीक है। पहले इसका एरिया इतना था, अब एक्सपेंड होने के बाद इतना बड़ा हो, तो वही कहा गया है कि चेंज इन एरिया मैंने ए टी माइनस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट के, मैंने ओरिजिनल लेंथ के, इक्वेशन 1 बना लो। फिर ए टी माइनस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, टी माइनस 0, इक्वेशन 2 बना लो, है ना। फिर इसके बाद क्या कर लो, इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लो, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मिला दो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए टी माइनस ए नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए टी माइनस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए नॉट इंटू टी माइनस 0 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ए टी माइनस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू टी। अब तुम सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा भैया, क्या आएगा, ए टी माइनस ए नॉट, कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बीटा ए नॉट इंटू टी, ठीक है। अब ये जो बीटा है, ये बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू टी। और इस बीटा को ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, इसी बीटा को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। यही है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब ये जो बीटा है इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भैया, ए टी को मैं लिख दूंगा ए टू और इसको लिख दूंगा मैं ए वन, और जो ऊपर था वही ए वन यहाँ, और टी की जगह हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, है ना। एज इट इज़ जो उसमें तुमने किया वो तुमको इसमें भी करना है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यार, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए भी यही सेम चीज़, प्रैक्टिकली क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया गया है, वही चीज़, वी टी माइनस वी नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, इक्वेशन 1। फिर वी टी माइनस वी नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 0, इक्वेशन 2, है ना। वी टी क्यों ले रहे हैं भैया, वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं, और क्या, ज़्यादा टेंशन थोड़ी ना लेना है। फिर इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ले लिए तो वी टी माइनस वी नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी नॉट इंटू टी माइनस 0 के, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो वी टी माइनस वी नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू टी हो जाएगा, ओके। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे सबको पता है क्या आएगा, एक पाप आएगा, उस पाप को हम कहेंगे क्या, उस पाप को हम कहेंगे गामा, और गामा वी नॉट इंटू टी। गामा अगर हम निकालें तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू टी। तो ये आ गया अपना गामा, और यही है क्या अपना कोएफिशिएंट ऑफ क्या है भैया, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी चीज़ को कोई बंदा चाहे तो ऐसे लिख सकता है, क्या लिख सकता है भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वी वन टी टू माइनस टी वन, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया। अब इसके बाद आ जाता है रिलेशन, कि भैया अल्फ़ा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन बता दो यार। तो देखो, रिलेशन इसका बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा बात है।
एक लाइन की चीज़ है, तुमको एक ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या मतलब, एक चीज़ है जो है ही, ट्रिक नहीं है वो, तुमको करना ही है उस चीज़ को। क्या है देखो, आपको रिलेशन कैसे करना है, देखो रिलेशन इतना ही में ही हो जाएगा। रिलेशन कैसे करना है, तुमको जानना है कि अल्फ़ा इस टू बीटा इस टू गामा का रेशियो होता है 1:2:3, 1 2 3। अरे बताया था ना मैंने शुरू में ही, 1D 2D 3D, तो उस बेसिस पे तुमको समझ लो, ये हो गया 1D 2D 3D, तो 1 2 3 हो गया। अब मान लो अगर हम अल्फ़ा और बीटा को देख रहे हैं तो अल्फ़ा बाई बीटा करेंगे, अल्फ़ा इस टू बीटा, और कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा के लिए है 1 और बीटा के लिए कितना 2, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा, मतलब 1 बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होता है। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अब सोचो बीटा और गामा के लिए देखो, तो बीटा बाई गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा और गामा 2/3 होगा, 2/3, ये 3 इधर चला गया, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। लो एक और इक्वेशन, बीटा और गामा के बीच में भी इक्वेशन मिल गया। अब तुम सोचो अल्फ़ा और गामा के बीच में, तो अल्फ़ा और गामा के बीच में 1 और 3 है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फ़ा बाई गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। सो अगर हम इसका सॉल्व करें तो क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन। तो ये 3 रिलेशंस हैं, इन 3 रिलेशन से तुम इक्वेशन बना सकते हो, है ना। क्यों क्वेश्चन में तुमको दे देगा भैया क्यूबिकल एक्सपेंशन इतना, बताइए सुपरफिशियल एक्सपेंशन कितना होगा, तो तुमको रिलेशन पता है तो तुम लगा लोगे, अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा तुमको, है ना। तो ये था आपका पूरा एक्सपेंशन, होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही छुटको सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो चैट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो भी है कॉल वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट।